आज के इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन यानी रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें तो इस वीडियो के अंदर हम रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन, रेफ्रिजरेशन सिस्टम या साइकिल कितने तरीके की होती हैं, और रेफ्रिजरेंट का जो वर्गीकरण है या रेफ्रिजरेंट का जो कैटेगराइजेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है। देखिए, रेफ्रिजरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम के आसपास के जो टेम्परेचर है उससे जो नीचे टेम्परेचर क्रिएट करने का एक प्रोसेस है, या हम दूसरी लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि ये किसी भी मटेरियल या सिस्टम से हीट निकालने का प्रोसेस है, जिससे कि उस सिस्टम को या उस ऑब्जेक्ट को या उस मटेरियल को ठंडा रखा जा सके। तो द रेफ्रिजरेशन इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ कूल कन्फाइनमेंट एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम स्पेस वेयर कूलिंग इज रिक्वायर्ड। यानी क्या है कि आपका जो किसी भी कन्फाइंड स्पेस को या एनवेलप को हमें ठंडा रखना है। कैसे करेंगे हम इसे? हम उस पर्टिकुलर स्पेस या ऑब्जेक्ट या मटेरियल की हीट को रिमूव कर लेंगे जिसकी भी हमें कूलिंग रिक्वायर्ड है। अगर बात करें कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है, तो अगर टेक्निकल टर्म में हम इसकी डेफिनेशन दें तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ ए स्पेस और मटेरियल बिलो द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। यानी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में किसी भी मटेरियल या स्पेस का अगर आपको टेम्परेचर नीचे रखना है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे जो भी टेक्निक्स हम जिस विज्ञान में पढ़ते हैं या जिस साइंस में पढ़ते हैं, दैट साइंस इज नोन एज रेफ्रिजरेशन। यानी परिस्थान के आसपास के तापमान से नीचा ठंडा रखने की ये हमारे पास विधि है। अब अगर हम बात करें तो जो सिस्टम यूज होगा इस टेम्परेचर को क्रिएट करने के लिए, इस कूलिंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए, उस सिस्टम को हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम। नेक्स्ट आता है कि आपका जो स्पेस है, यानी जो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में जिस स्पेस को आपको ठंडा रखना है वो आपका कहलाएगा रेफ्रिजरेटेड स्पेस, यानी आपका प्रतिशीतन स्थान। अब अगर हम बात करें तो देखिए, हीट को जो रिजेक्ट करने के हैं वो कुछ नेचुरल तरीके जो हैं वो इस तरीके से, यानी जो हम हीट आपका मटेरियल या स्पेस से निकालेंगे उसको हम इतने तरीके से रिजेक्ट कर सकते हैं। देखिए, पहली कंडीशन है कि हम एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर रिजेक्ट कर सकते हैं हीट को। दूसरा, हम एयर एज ए कूलिंग मीडियम यूज ना करके लिक्विड यानी सरफेस वाटर या वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हीट को रिजेक्ट करने के लिए। और तीसरा है कि हम कोई एक्सटर्नल बॉडी ला सकते हैं जो कि हमारी जो भी हम हीट रिमूव कर रहे हैं उससे कम टेम्परेचर पे होगी, जिससे कि हम उस हीट को उस बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर सकें। अब देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है आपका रेफ्रिजरेशन को क्रिएट करने के लिए या प्रतिशीतन को क्रिएट करने के लिए, उसके लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। और सिस्टम में आप जानते हैं कि बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी तरीके से रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी एक बहुत सारे कंपोनेंट, इक्विपमेंट और पाइपिंग का एक कनेक्टिंग अरेंजमेंट है, जिसके थ्रू हम ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं या प्रतिशीतन प्रभाव प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, आपको फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर 4 से 5 कंपोनेंट एक सीरीज में या पाइपिंग अरेंजमेंट के थ्रू जुड़े हुए हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, आपके जो ऑब्जेक्ट यानी जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो आपका मटेरियल है वो एग्स है, तो उनसे हीट को रिमूव किया जा रहा है। तो इसलिए आप देखें तो इसमें कुछ 5 कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, जैसे कि एवोपरेटर, कंडेंसर, आपका यहाँ पर आपके पाइप यूज हो रहे हैं, आपका वाल्व यूज हो रहा है, कंप्रेसर यूज हो रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 4 से 5 कंपोनेंट यूज हो रहे हैं और इनको मिला के एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनता है, जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में लोअर टेम्परेचर क्रिएट करना। देखिए, अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वाइड एप्लीकेशन है आपके रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। देखिए, उसमें सबसे पहले आती है जो कॉमन एप्लीकेशन है, दैट इज़ फूड स्टफ प्रोडक्शन, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। यानी जो भी आपका फूड है उसको प्रिजर्व करना और कंजर्व करना, यानी
वो एज इट इज़ आपके बना रहे, उसकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज़ ना हो, डेटोरेट ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं उनको ठंडा या प्रिजर्व करने के लिए। केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में भी आपका रेफ्रिजरेशन पाया जाता है। तीसरी एप्लीकेशन जैसे कि आपके इंडस्ट्रियल और कंफर्ट एयर कंडीशनिंग प्लांट्स में, यानी इंडस्ट्रीज़ में आपको सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में लोअर टेम्परेचर क्रिएट करना है, वहाँ पे भी आप रेफ्रिजरेशन सिस्टम की एप्लीकेशन पाएंगे। ड्राइंग प्लांट्स, कुछ और एप्लीकेशन है जैसे कि प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, प्रिजर्विंग लाइफ सेविंग्स, एयर कंडीशनिंग पर्पज़ के लिए, मेडिकल फील्ड में भी आप रेफ्रिजरेशन सिस्टम और आइस वगैरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए भी आप सिस्टम रेफ्रिजरेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है कि आपके जो यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है। तो अगर हम यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करें तो यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन को मेजर किया जाता है टन में। अगर रेफ्रिजरेशन की जो क्षमता बताए, यानी रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जो कैपेसिटी को डिनोट करे, उस इकाई को हम टन ऑफ रेफ्रिजरेशन या टन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए टन ऑफ रेफ्रिजरेशन आपका क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 टन, यानी 1 टन में यानी 1000 kg ऑफ आइस फ्रॉम एंड एट 0 डिग्री इन 24 आवर्स। यानी क्या है कि आपका क्या करना है, एक आइस को आप क्या करें 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट कर रहे हैं और 24 घंटे में आइस को पिघलाने के बाद जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज़ नोन एज 1 टन। यानी 24 घंटे में 0 डिग्री सेल्सियस जल से एक 1000 किलोग्राम आइस बनाने में जो आवश्यक ऊष्मा होगी वो रेफ्रिजरेशन टन या 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहलाएगी। यानी 1 टन ऑफ, अगर हम इसके कैलकुलेशन देखें तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट, या इसको अगर हम किलोवाट के अंदर कन्वर्ट करें तो 210 डिवाइडेड बाई 60 यानी 3.5 किलोवाट एक टन रेफ्रिजरेशन के बराबर होता है। नेक्स्ट आता है कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, यानी निष्पादन गुणांक। देखिए किसी सिस्टम से निम्न तापमान पर निकाली गई ऊष्मा अथवा रेफ्रिजरेशन प्रभाव और संपीड़क में यानी कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट पर किए गए कार्य, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो आपका COP कहलाता है। मेन ऑब्जेक्टिव हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में आपकी रेफ्रिजरेटेड स्पेस से हीट को रिमूव करना है आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव। इसके लिए आपका जो वर्किंग फ्लूइड यूज होता है दैट इज़ नोन एज रेफ्रिजरेंट, यानी रेफ्रिजरेंट के थ्रू आप ये जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब रेफ्रिजरेटिंग अब जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन में भी बात किया कि निकाली गई ऊष्मा या रेफ्रिजरेटिंग प्रभाव और संपीड़क में यानी कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट पर किए गए कार्य, इन दोनों का जो अनुपात है वो COP कहलाता है। अब देखिए इसमें सबसे पहले टर्म आती है कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है कि जो अमाउंट ऑफ हीट हम जो भी हमारा कंसर्न एरिया है या ऑब्जेक्ट है उससे जो हम अमाउंट ऑफ हीट रिमूव कर रहे हैं जिससे कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर मटेरियल या स्पेस ठंडा हो जाए सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, वो जो अमाउंट ऑफ हीट है दैट इज़ नोन एज रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। हम फिगर में अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। दिस इज रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि आपका जो स्पेस है उसको हम इस TL टेम्परेचर पे मेंटेन कर रहे हैं। उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम हमारी जो डिजायर्ड आउटपुट है यानी QL अमाउंट ऑफ हीट हम रिमूव कर रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ऊपर एक नेट अमाउंट ऑफ वर्क इनपुट हमें प्रोवाइड करानी होगी जिससे कि ये जो QL अमाउंट ऑफ हीट है जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस से हमें निकालनी है ये हम निकाल सके और इसको हम सराउंडिंग में डिस्कार्ड कर सके। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संपीड़क या कंप्रेसर के ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। दैट इज़ गिवन बाय W नेट। यानी तो हमें क्या, हमारे पास क्या हो गया, हम जैसे कि डेफिनेशन देख रहे थे, निकाली गई ऊष्मा या रेफ्रिजरेटिंग प्रभाव जो कि हमारा यहाँ पर QL हो जाता है और जो हमारा
संपीड़क या कंप्रेसर के ऊपर जो हमने काम किया है दैट इज़ गिवन बाय डब्ल्यू नेट। सो इस तरीके से इन दोनों के अनुपात से हमें क्या मिलेगा, COP या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। As we discussed earlier, QL is the magnitude of heat removed from the refrigerated space at a temperature TL, and QH is the magnitude of heat rejected to the warm space at temperature TH, and W net is the net work। तो इस तरीके से हमारे पास COP के जो डेफिनेशन है या COP का जो COP क्या है, COP एक रेशियो है दैट इज गिवन बाय डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट, यानी कूलिंग इफेक्ट और वर्क इनपुट हम क्या दे रहे हैं, इन दोनों का जो अनुपात है दैट इज गिवन बाय COP। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज गिवन बाय QL डिवाइडेड बाय W नेट। नेक्स्ट आता है कि आप किस किस तरीके से आप रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जनरली 3 तरीके के सिस्टम यूज करते हैं। वन इज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, दूसरा है हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और तीसरा है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इस तरीके से हम 3 सिस्टम हम यूज करते हैं। वन इज वेपर एब्जॉर्प्शन, सेकंड इज वेपर कंप्रेशन एंड थर्ड वन इज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इन तीनों सिस्टम का डिस्कशन हम 1 by 1 आगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए आने वाली वीडियो के अंदर करेंगे। नेक्स्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि जो कूलिंग मीडियम है रेफ्रिजरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए वो हमारा रेफ्रिजरेंट कहलाता है या प्रशीतक। The refrigerant is a heat carrying medium which during their cycle in a refrigeration system absorb heat from a lower temperature system and delivers it to a high temperature system। यानी क्या है, एक कूलिंग मीडियम है या हीट कैरिंग मीडियम है जो कि क्या करता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एक साइकिल या रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर। किस तरीके से लोअर टेम्परेचर पे हीट को एब्जॉर्ब करके करता है और इसको हाइयर टेम्परेचर पे हीट को सराउंडिंग या जो भी आपका हीट रिजेक्शन मीडियम है, मे बी एयर और वाटर और सम एक्सटर्नल डिवाइस, तो उसके अंदर उसको हाइयर टेम्परेचर पे रिजेक्ट कर देता है। अगर हम एप्लीकेशन एरिया देखें रेफ्रिजरेंट की, तो जैसे कि अमोनिया एक हमारा रेफ्रिजरेंट है जो कि आइस प्लांट या कोल्ड स्टोरेज वगैरह में यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अगेन ड्राई आइस बनाने में या मरीन रेफ्रिजरेटर या में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। देन कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे डेली यूज़ में या डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज होते हैं, जैसे कि R11, R12, R13, ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये जनरली आपके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस है रेफ्रिजरेंट की जो कि हमने यहाँ डिस्कस की हैं। अगर हम डिटेल में जाएँ तो रेफ्रिजरेंट जनरली 2 तरीके का होता है। पहला जो कैटेगरी है वो हम कर रहे हैं वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर कि जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो किस तरीके के से इनिशियली ऑपरेट करता है। तो इसके अंदर 2 कैटेगरी आती है आपकी। वन इज़ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड सेकंड वन इज़ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। देखिए प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है कि जो कि डायरेक्टली पार्ट लेगा आपके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, दैट इज़ नोन एज प्राइमरी रेफ्रिजरेंट या प्राथमिक प्रशीतक। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, F12, F22। देखिए दूसरे रेफ्रिजरेंट है जिनमें क्या होगा कि पहले ये ठंडे किए जाएंगे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की हेल्प से और फिर ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपका पार्ट लेंगे या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो रेफ्रिजरेंट आते हैं, वन इज़ ब्राइन्स सॉल्यूशंस आपके, जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिलीन ग्लाइकोल एंड प्रोपिलीन ग्लाइकोल। तो इस तरीके से कुछ ब्राइन सॉल्यूशंस हैं जो कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं। इन्हें पहले ठंडा किया जाएगा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के हेल्प से और फिर ये आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम में पार्ट लेंगे। दूसरी कैटेगरी है हमारी केमिकल कंपोजिशन के बेस पे कि केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से आपके जो रेफ्रिजरेंट है वो कितने तरीके के होते हैं। तो पहली कैटेगरी आपकी CFC एंड हाइड्रोकार्बन्स, यानी
CFC एंड HCFC, यानी ये जो है ये सिंथेटिक है, यानी ये केमिकली प्रोड्यूस रेफ्रिजरेंट है जिनके अंदर क्लोरीन होती है, जिसका इफ़ेक्ट आपके ओजोन लेयर पे भी होता है। तो इस तरीके से ये एनवायरमेंटली सेफ नहीं है रेफ्रिजरेंट। ये कंपाउंड्स हैं आपके हाइड्रोक्लोरो फ्लोरोकार्बन्स के। तो इसमें जो एलिमेंट है आपके हाइड्रोजन है, कार्बन है, फ्लोरीन है एंड क्लोरीन। तो इस तरीके से कुछ 4 एलिमेंट के कंपोजिशन के थ्रू ये रेफ्रिजरेंट प्रोड्यूस किए जाते हैं। सेकंड कैटेगरी हमारे पास हाइड्रोफ्लोरो एंड HFC ब्लेंड्स, यानी ये क्या है, ये जो क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें क्लोरीन एक ऐसा मटेरियल है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीशिएट करता है या उसमें उसको हार्म करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे हमने रेफ्रिजरेंट प्रोड्यूस किए हैं जो कि क्लोरीन फ्री हैं, जिससे कि हमारी जो ओजोन लेयर है उसको इफ़ेक्ट ना हो और वो एनवायरमेंटली सेफ हो। तो उसके लिए हमारे पास दूसरी जो कैटेगरी आ जाती है दैट इज़ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड HFC ब्लेंड्स। तीसरी कैटेगरी आ जाती है हमारे पास नेचुरल रेफ्रिजरेंट, जो कि सिंथेटिक नहीं है, जो कि नेचुरली पाए जाते हैं आपके, और जैसे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और हाइड्रोकार्बन्स। तो इस तरीके से हमारे पास 3 कैटेगरी है। वन इज जिसके अंदर आपके क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन पाया जाता है, दूसरा है क्लोरीन फ्री रेफ्रिजरेंट, और तीसरा है जो नेचुरल रेफ्रिजरेंट है जो कि हमारे एनवायरमेंटली पाए जाते हैं और जो एनवायरनमेंट के लिए भी आपका सेफ होते हैं। देखिए कुछ कैटेगरी हैं या कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हमें अपने रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करते हैं, रेफ्रिजरेंट का सिलेक्शन करते हैं। देखिए पहला आ जाता है कि ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल यानी ODP। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये एक इंटरनेशनल ट्रेटी है जो कि ओजोन लेयर को हार्म होने से बचाने के लिए बनाई गई है, जिसका जो मेन काम है कि ये आपकी जो रेफ्रिजरेंट है उसको सेलेक्ट करे कि उसके अंदर जो क्लोरीन की मात्रा है वो 0 हो। तो ODP ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड बी 0। ये बेस होगा आपके क्लोरीन की मात्रा के ऊपर कि क्लोरीन की जो मात्रा है वो 0 रहे या 0% में वहाँ पे क्लोरीन हो। देन सेकंड कैटेगरी आ जाती है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल्स, यानी कुछ ऐसे रेफ्रिजरेंट है जो आपके एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसको चेक करने के लिए आपका क्या है, GWP वैल्यू जो हो रेफ्रिजरेंट की यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, वो कम से कम होनी चाहिए। तीसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है दैट इज़ टोटल इक्विवेलेंट वार्मिंग इंडेक्स, यानी रेफ्रिजरेंट जो कि हमारा जो TEW है वो उनकी जो वैल्यू है वो कम से कम हो, जिससे कि जो ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन लेयर को जो इफ़ेक्ट करने की बात है वो दोनों की कैटेगरी में कम होनी चाहिए, यानी वो क्लोरीन फ्री भी हो और वो ग्लोबली जो वार्मिंग प्रॉब्लम्स आ रही है हमारी उसके लिए भी सेफ रहे। आपका नेक्स्ट कैटेगरी है टॉक्सिटी। टॉक्सिक नहीं होना चाहिए आपका रेफ्रिजरेंट, इनफ्लेमेबल होना चाहिए, केमिकली स्टेबल होना चाहिए, ये ऑयल वगैरह या जो भी आपका लुब्रिकेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ मिक्स ना हो। आपका जो भी मटेरियल आप जिस भी मटेरियल में आप या जो भी कंपोनेंट में आप रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं वो उसके साथ रिएक्ट ना करे, ये भी हमें अपने रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट करते समय ध्यान रखना है। देखिए रेफ्रिजरेंट को सिलेक्शन करने के हमने कुछ यहाँ पे पीछे हमने कैटेगरी देखी कि ये आपकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ है, उनके बेस पे ही हम रेफ्रिजरेंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है जो हमें सेलेक्ट करते समय ध्यान रखने हैं। वन इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से मतलब है कि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना, वो भी प्रोड्यूस करे। सेकेंडली आपका कॉस्ट इफेक्टिवली हो, यानी आपका जो रेफ्रिजरेंट हो वो आपको कम कॉस्टली हो, आपका इजीली अवेलेबल हो जाए, इसलिए हमें ध्यान रखना है जब भी हम अपना रेफ्रिजरेंट पर्टिकुलर सिस्टम के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा है सेफ्टी। सेफ्टी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जब भी हम रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट करेंगे। हमने पीछे भी देखा कि जो इंडेक्स हैं, कुछ ग्लोबल वार्मिंग इंडेक्स है या ओजोन डिप्लीशन इंडेक्स है, इनको हमें ध्यान में रखते हुए अपने रेफ्रिजरेंट को सिलेक्ट करना है, जिससे कि वो एनवायरनमेंट के हिसाब से भी आपके सेफ हो। तीसरा है अभी हमने बात किया एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का भी, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है सेफ रहे और हम अपना साथ ही अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव